यस, हाय, हेलो एवरीवन, क्या हाल है। फाइनली सिक्योरिटी लॉ का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से इच्छा थी आपकी एसएल का रिवीजन करवा दो, बस एसएल रिवाइज करवा दो। बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और एक्चुअली ये प्रॉब्लम किस वजह से, कुछ मेजर मेजर चैप्टर्स की वजह से। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, एक बात तो आप समझ लो कि एसएल में बड़े बड़े चैप्टर्स में मत खोकर रह जाना। छोटे चैप्टर्स भी हैं, डिपॉजिटरी, एससीआरए, सेबी एक्ट, सीआईएस, ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, क्वेश्चन इनमें से भी आते हैं। केवल ये सोचोगे आप कि आईसीडीआर एलओडीआर से आपका काम हो जाएगा, तो ये दो मिलाकर 50 नंबर के थोड़ी आने एग्जाम में, है ना। तो आईएफएससी कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, खत्म हो गया। इनसाइडर ट्रेडिंग तो किसी को भी टफ नहीं लगता, मतलब टफ इन द सेंस मैनेजेबल चैप्टर है बहुत। हम क्या कर रहे हैं अब, भैया स्क्रीन नहीं आ रही प्रोजेक्टर वाली, तो हम अब क्या कर रहे हैं, मेरा सीक्वेंस कैसा होगा, डेफिनेटली आईसीडीआर माय फेवरेट, आप सबका फेवरेट एलओडीआर, क्योंकि आप भी वही चाहते हो एक्चुअली रिवाइज करना। आईसीडीआर, देन एलओडीआर, देन टेक ओवर कोड, डीलिस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशली डेरिवेटिव। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो मैं रिवाइज करवाऊं, मतलब जो आप चाहोगे रिवाइज करना, और फिर ये पहले मेरा सीक्वेंस फॉलो कर लूं, उसके बाद आपको अगर लगता है कि कोई चैप्टर और रिवाइज करना है, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप मुझसे बोलोगे कि डिपॉजिटरी रिवाइज करवा दो। बोलोगे तो करवा दूंगा, बट हाँ पहले हम ये टेक्निकल ज्यादा टफ चैप्टर्स खत्म करते हैं। चलिए, आई होप सब आ गए, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। आईसीडीआर, सबसे पहली बात जो हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कर ले, आप जो हमें इस चैप्टर के लास्ट में समझ में आया था पढ़ते टाइम, कि ये जो सेबी रेगुलेशन 2018 फॉर आईसीडीआर है, ये एप्लीकेबल किस किस चीज पर है। जब एक अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ लाती है, जब एक लिस्टेड कंपनी एफपीओ लाती है, जब एक लिस्टेड कंपनी राइट इशू लाती है, जब एक लिस्टेड कंपनी बोनस इशू लाती है, जब एक लिस्टेड कंपनी प्रेफरेंशियल इशू लाती है, जब एक लिस्टेड कंपनी क्यूआईपी लाती है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये तो लिस्टेड कंपनी की कहानी हो गई। जब एक कंपनी इसके थ्रू तो मेन बोर्ड पे लिस्ट होती है, जब एक कंपनी एसएमई एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो भी आईसीडीआर लगेगा, रूल अलग। जब एक कंपनी आईजीपी पर लिस्ट होती है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर, तब भी आईसीडीआर लगेगा, रेगुलेशंस अलग। जब एक फॉरेन की कंपनी इंडिया में आकर क्या इशू कर रही है, आईडीआर, तब भी आईसीडीआर। दिस इज द कवरेज ऑफ दिस चैप्टर, दिस रेगुलेशन। वी आर लकी, यस वी आर लकी इनफ कि हमें पूरा आईसीडीआर नहीं पढ़ाया है। स्पेशली आईपीओ एफपीओ के तो बहुत कम रूल्स हमें पढ़ाए हैं। हम ट्राई करते हैं, हालांकि सही बताऊं तो मैं आईसीडीआर का ऑलरेडी आपको एक रिवीजन करा चुका हूं क्लास में। हम जब हमारा सिलेबस पढ़ रहे थे, राइट, इफ यू रिमेंबर, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सब रिवाइज कर चुके हैं, फिर भी स्टार्ट करते हैं फिर से। ये बेसिक पहला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। जहां जहां आपको लगे कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ और एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल बताते रहना। पहली बार हम सिक्योरिटी लॉ का पहला फर्स्ट डे है आज, तो आप क्या चाहते हो मेरे तरीके से, कोई और आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बताते रहना। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निकल टर्म ऑफर डॉक्यूमेंट को लेकर यहां पर डिस्कशन है। आप अच्छे से जानते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट थ्रू विच वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। जानवी कह रही है केवल वही पढ़ाओ जो इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं पहले ही पूरा क्यों पढ़ाता। सो ड्राफ्ट वर्ड क्यों आता है। सो ऑफर डॉक्यूमेंट तो वो है जो हम यूज कर रहे हैं पब्लिक के लिए। ऑफर डॉक्यूमेंट पहले बनता है, अप्रूव नहीं होता, तब तक उसे क्या कहा जाता है, ड्राफ्ट। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विद द हेल्प ऑफ द मर्चेंट बैंकर विच दे हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड, तो कंपनी पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बनाए, ऑफर डॉक्यूमेंट बनाए, जो कि अभी अप्रूव नहीं हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट सबमिट कहां होगा, सेबी को, आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करने के 30 दिन पहले। आरओसी और स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करने के 30 दिन पहले ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होगा सेबी को, जिसको बोल रहे हैं ड्राफ्ट। सेबी इसमें आपको ऑब्जर्वेशंस बताएगी, वो सही करोगे, फिर ऑब्जर्वेशन बताएगी, सही करोगे, एक दिन आएगा जब जाकर वो सेबी उसे अप्रूव कर देगी। उस दिन ड्राफ्ट वर्ड हटेगा और क्या वर्ड बचेगा,
ऑफर डॉक्यूमेंट। इस ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या ला रहे हो? कहते हैं सर पब्लिक ऑफर ला रहे हैं, तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? प्रोस्पेक्टस। इस ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू क्या ला रहे हो? राइट इश्यू ला रहे हो, तो इस ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? लेटर ऑफ ऑफर। स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद, यस करता हूं, यहां से गायब हो गई। मेरी क्लास में क्यों होता है ऐसा यार? मनवी सर तो भी बढ़िया पढ़ा गए होंगे। चलिए मॉड्यूल तो है आपके पास, हम कंटिन्यू कर ही रहे। आगे बात करते हैं अब कि ऑफर डॉक्यूमेंट, भैया ये वापस समस्या है। अब ऑफर दो तरह से आता है। कैसे? ऑफर दो तरह से आते हैं, अब मैं लिख नहीं रहा, बोल रहा हूं। अच्छा उनके में लाइट ही चली जाती है, ठीक है। तो अगर कंपनी, पब्लिक ऑफर लाने के दो तरीके, फिक्स प्राइस मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। फिक्स प्राइस मेथड क्या प्राइस फिक्स है, नंबर ऑफ शेयर फिक्स है, इशू साइज फिक्स है। बुक बिल्डिंग मेथड या तो नंबर ऑफ शेयर फिक्स नहीं है, इशू साइज फिक्स हो सकती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स ना हो, नंबर ऑफ शेयर फिक्स हो तो इशू साइज फिक्स ना हो, और एक चीज तो फिक्स नहीं है, इशू प्राइस। इसे बोलते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। अगर कंपनी का ऑफर, अगर कंपनी का पब्लिक ऑफर फिक्स प्राइस मेथड से है तो यह कहलाएगा प्रोस्पेक्टस, और अगर ये बुक बिल्डिंग मेथड से है तो इसे कहेंगे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इन विच देयर इज समथिंग मिसिंग, उसे कहते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। तो इसका मतलब जब कंपनी आईपीओ बुक बिल्डिंग मेथड से लाती है तो जो जमा होता है वो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की जगह एक और क्या नाम दे सकते हैं? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यस वी आर ऑन पेज नंबर 29, राइट। आगे आते हैं। डायरेक्टली आप आते हैं, ये आईसीडीआर रेगुलेशन किस किस पर एप्लीकेबल है? पेज नंबर 221 पे दिया हुआ है। इसको हमें पढ़ने की ऐसे कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमें समझ में आता है। हम डायरेक्टली आते हैं, सही मायने में चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 222 से। मैं तो कह रहा हूं कुछ रेगुलेशंस तो याद रखना, मैंने याद करवाए भी हैं आपको। रेगुलेशन नंबर 5 क्या है? रेगुलेशन नंबर 5, रेगुलेशन नंबर 5 बताता है कि कौन कौन से लोग आईपीओ लाने के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन से लोग आईपीओ के लिए एलिजिबल नहीं है? अगर कनेक्टर की प्रॉब्लम होती तो शायद वहां नहीं आता है ना, कनेक्टर की प्रॉब्लम होती तो वहां नहीं आता, प्रॉब्लम तो स्प्लिटर की है। चलिए आप रेफर करते रहो, पेज नंबर 222 पर है कौन कौन सी कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। पॉइंट नंबर 1, अगर इश्यूअर मतलब जो कंपनी है वो खुद या उसके प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, या अगर वो ऑफर फॉर सेल है। याद है अब तो आपको, ऑफर फॉर सेल, कंपनी नए शेयर इश्यू नहीं कर रही है, पुराने एग्जिस्टिंग बड़े शेयर होल्डर अपनी शेयर होल्डिंग पब्लिक को बेच रहे हैं, क्या कहलाता है वो? ऑफर फॉर सेल, जो आईपीओ का पार्ट हो सकता है। तो ऑफर फॉर सेल अगर है तो नाम क्या यूज होगा? सेलिंग शेयर होल्डर। तो इफ द इश्यूअर प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर क्या है? डिबार्ड है फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट, डिबार किया हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर प्रमोटर या डायरेक्टर, कंपनी के प्रमोटर, कंपनी के डायरेक्टर किसी ऐसी कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर है जिसे क्या किया हुआ है? डिबार। पॉइंट नंबर 3, अगर तो ये दोनों डिबार है, ये जो लोग कहां हैं उसे डिबार किया तो आप भी डिबार हो जाओगे, तो बेटर है ऐसे लोगों को आपके यहां से हटा दो, फिर ले आओ आईपीओ। नेक्स्ट, अब क्या? तीसरा नाम, अगर इश्यूअर, उसके प्रमोटर या डायरेक्टर, यहां डायरेक्टर भी है, इश्यूअर, उसके प्रमोटर या डायरेक्टर। अभी तक आ रहा था सेकंड में था प्रमोटर डायरेक्टर, क्योंकि इश्यूअर तो कहीं और इश्यूअर हो नहीं सकता किसी कंपनी में। इश्यूअर, प्रमोटर, डायरेक्टर तीनों आ गए। अगर ये क्या है? विलफुल डिफॉल्टर। चौथा, अब इश्यूअर तो कभी भी फ्यूजिटिव ऑफेंडर हो नहीं सकता, इसलिए फ्यूजिटिव ऑफेंडर किसको लिखा है? प्रमोटर या डायरेक्टर। थैंक यू भाई, मुझे लगा था क्लास ही चेंज करनी पड़ेगी। सो अगर प्रमोटर या डायरेक्टर्स कौन है आपके? फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। इन लास्ट,
अगर कंपनी की ऐसी कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटी है जिसका अभी इक्विटी में कन्वर्ट होना बाकी है, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज है जिसकी वजह से कंपनी के शेयर डेट होल्डर्स को इक्विटी में कन्वर्जन का राइट मिलेगा, तो ये कंपनी अभी आईपीओ नहीं ला सकती। रेगुलेशन 5 आईपीओ की इनएलिजिबिलिटी है। लेकिन जो पॉइंट नंबर ए और बी में लिखे हुए हैं कि अगर आपको डिबार किया हुआ है तो जिस दिन डिबारमेंट का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आप आईपीओ ला सकते हो। पॉइंट नंबर 2, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेगुलेशन 5(1) एंड 5(2). ये क्या है भैया? 5(1) 5(2) नहीं लगेगा जो आपने ऊपर पढ़ा। किस केस में? पॉइंट नंबर 1, इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑप्शंस ग्रांटेड टू एम्प्लॉय, क्योंकि आपने ऊपर लिखा था ना कोई आउटस्टैंडिंग कन्वर्टिबल सिक्योरिटी अगर है, याद आ रहा है ना, तो आप अभी आईपीओ नहीं ला सकते। लेकिन कंपनी में आउटस्टैंडिंग कोई कन्वर्टिबल सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी में एक ईसॉप की स्कीम चल रही है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का राइट है जो कि अभी तक राइट एक्सरसाइज हुआ नहीं है, तो इसके रहते हुए आप आईपीओ ला सकते हो। पॉइंट नंबर 2, अगर वो आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज कौन सी हैं? फुली पेड अप कन्वर्टिबल सिक्योरिटी विच आर रिक्वायर्ड टू बी कन्वर्टेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग द प्रोस्पेक्टस और रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। तो बहुत आसान सी बात है, पॉइंट नंबर 2 को याद रखना। तो अरे कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज अगर आपकी आउटस्टैंडिंग है तो आईपीओ नहीं ला पाओगे ना। अगर मैं आईपीओ लाने के पहले उन कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज को क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर रहा हूं। आपका ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल होने के पहले, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्ट डीआरएचपी फाइल करने के पहले अगर वो कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्टिबल है, तो आप आईपीओ ला सकते हो। ठीक, आगे आते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन 6162। 61 में क्या दिया हुआ है? 6 में क्या दिया हुआ है? एलिजिबिलिटी। अगर आपको लाना है तो कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी? कंडीशन नंबर 1, नेट टेंजिबल असेट कितनी होनी चाहिए? डेटा जो याद करने का है 3 करोड़। देखो एसएल में मेन क्या है, हर चैप्टर में कोई डेटा। नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ रुपए की तीनों सालों में, हाँ पिछले तीनों सालों में, या एवरेज चाहिए? तीनों सालों में चाहिए। ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फुल ईयर, जिसमें से 50% से ज्यादा मॉनेटरी असेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 50% से ज्यादा मॉनेटरी असेट्स हैं तो आप ला सकते हो, सब्जेक्ट टू फर्म कमिटमेंट है कि वो पैसा आप बिजनेस में ही यूज करोगे, बाहर निकाल के नहीं ले जाओगे। नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़। ये भैया इस रूट को क्या नाम देते हैं? ओरिजिनल रूट या नॉर्मली क्या बोलते हैं? प्रॉफिट रूट। 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट। पॉइंट नंबर 2, इश्यूअर का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब यार तीनों सालों में होना जरूरी है? नहीं है, एवरेज, किसी साल कम किसी साल ज्यादा। कितना? 15 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। तो ये प्रॉफिट रूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि बिना जब तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 15 करोड़ ना हो आप आईपीओ नहीं ला सकते, पिछले 3 साल का एवरेज। पॉइंट नंबर 3, कंपनी की नेटवर्थ मिनिमम कितनी हो? 1 करोड़ रुपए। तो 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट, 15 करोड़ की ऑपरेटिंग प्रॉफिट और 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ के बिना कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। तीनों के बीच में लिखा है एंड एंड एंड। और चौथी कंडीशन और क्या है? अगर कंपनी ने पिछले 1 साल में क्या चेंज किया है? अपना नाम। 1 साल में अपना नाम चेंज किया है बाय सजेस्टिंग न्यू लाइन ऑफ बिजनेस, कि हम ये नया काम भी करेंगे, इस वजह से नाम चेंज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 50% रेवेन्यू उस नए नाम से पिछले 1 साल में आया हो। नहीं हो तो क्या करूं जल्दी बताओ? ये चारों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। फिर भी लाना है तो कौन से रूट से आ जाओ? QIP रूट से आ जाओ। क्या कह रहे हैं यहां? मेथड कौन सा यूज करना पड़ेगा? बुक बिल्डिंग मेथड, और मिनिमम 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक। टोटल इश्यू साइज का 75 नहीं, नेट ऑफर टू पब्लिक का 75%। तो पहली कंडीशन तो बुक बिल्डिंग और दूसरी कंडीशन 75% ऑफ द नेट ऑफर टू पब्लिक QIB को करना पड़ेगा। और अगर 75 QIB ने नहीं खरीदा तो आपको पूरा पैसा रिफंड करना। तो ये आपके पास मेन बोर्ड पर, ये मेन बोर्ड की लिस्टिंग पढ़ रहे हैं हम, एसएमई एक्सचेंज की पढ़ रहे हैं या आईजीपी की पढ़ रहे हैं या सबकी पढ़ रहे हैं? तो आंसर है केवल मेन बोर्ड की पढ़ रहे हैं। तो मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के 2 क्राइटेरिया है ना। नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आई थिंक एग्जांपल्स हमने क्लास में कर लिए थे। तो एलिजिबिलिटी 512, सॉरी नॉन एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी 6162, 61 ऑटोमेटिक प्रॉफिट रूट, 62 QIP रूट। नाउ जनरल कंडीशंस,
अगर आपको आईपीओ लाना है, एलिजिबल हो, नॉट एलिजिबल नहीं हो, ला सकते हो। लाने के लिए फिर ये आपको कुछ 5 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज पर अप्लाई करो। किसके लिए? लिस्टिंग के लिए। फाइनल अप्रूवल मिलेगी या इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगी? एसएल में बहुत फेवरेट वर्ड, क्योंकि सेबी बहुत यूज करती है इसको। कौन सी अप्रूवल मिलेगी? इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलेगी। सो आपने एक या ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले ली है। पॉइंट नंबर 2, एक या ज्यादा डिपॉजिटरी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है सिक्योरिटीज के डिमटेरियलाइजेशन के लिए, क्योंकि बिना डीमैट के आप आईपीओ नहीं ला पाओगे। आईपीओ में डीमैट सिक्योरिटीज ही यूज होंगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही। पॉइंट नंबर 3, डीमैट के लिए आपने एग्रीमेंट कर लिया। पॉइंट नंबर 3, आपकी सारी प्रमोटर्स की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग कौन सी होनी चाहिए? डीमैट फॉर्म में। ऑल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ऑफ द प्रमोटर शुड बी इन द डीमैट फॉर्म। चौथा, आपके अभी के सारे पार्टली पेड अप शेयर्स क्या कर लो? पहले फुली पेड अप। अरे भाई यहीं से ले आओ ना भी पहले पैसा, अभी तो पैसा यहां से लाना बाकी है। सर दे ही नहीं रहे, जिन्होंने जो नहीं दे रहे उनका क्या करो? फॉर फीचर। अदरवाइज सारे पार्टली पेड अप शेयर कैसे हो जाने चाहिए? फुली पेड अप हो जाने चाहिए। लास्ट, आईपीओ क्यों ला रहे हो? सर एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग कितनी है? बोले 200 करोड़ रुपए। आईपीओ कितने का है? बोले 150 करोड़ का। बचा हुआ 50 कहां से लाओगे? बोले बैंक से ले आएंगे। पहले लो एग्रीमेंट कर लो बैंक के साथ। बचे हुए पैसे का 75% क्या हो जाना चाहिए? फार्म अरेंजमेंट। ये 5वीं कंडीशन, 75% फर्म अरेंजमेंट हो जाए फ्रॉम वेरीफाइबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, जिसको वेरीफाई किया जा सके कि यहां से पैसा आएगा, और उसका एटलीस्ट 75% फर्म अरेंज हो जाए कि वो आ ही जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन जो एक्चुअली इन्होंने 5 के अलावा लिखी हुई है कि 25% से ज्यादा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज करने की बात नहीं लिख सकते। व्हाट इज इज जनरल कॉर्पोरेट पर्पस? हम लिखते हैं ना जब रूल्स, सॉरी जब हम प्रोस्पेक्टस बनाते हैं तो लिखते हैं कि ये 200 करोड़ रुपए कहां खर्च करेंगे, 150 करोड़ कहां खर्च करेंगे। लिखा है लैंड बिल्डिंग में इतना, फैक्ट्री में इतना, प्लांट मशीन में इतना, वर्किंग कैपिटल में इतना, लास्ट में बोले जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 25%। लेकिन ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पस 25 की जगह क्या हो सकता है? 35 भी हो सकता है। क्या मिलाकर? जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और वो ऑब्जेक्ट जहां इश्यूअर कंपनी ने एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट टारगेट अभी आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। जो उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है या वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसका एक्विजिशन में यूज करेंगे इस पैसे को किसी और को खरीदने में, वो अगर आइडेंटिफाई नहीं किया तो 25% को कितना बोल दिया जाएगा? 35% हो जाएगा। लेकिन जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अकेला अपने आप में 25 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, दोनों मिलाकर मैक्सिमम 35, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस अपने आप में मैक्सिमम 25। क्या कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी भी आईपीओ ला सकती है अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाकर? तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? इस बात के एक तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर देने, एक तो उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने पड़ेंगे? रीस्टेट। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वही शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग अपने पुराने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो 3 साल के हैं, जितने आपको यूज करने हैं लाइक 3 साल के, वो आप यहां के अकॉर्डिंग बना लें। उसके बाद डेफिनेटली आप इसी एलिजिबल अगर हो जाते हैं तो आप आईपीओ ला सकते हो। बस आपको रीस्टेट करने पड़ेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। दूसरा, कई बार एक कंपनी पहले डीमर्ज होती है उसके बाद आईपीओ लाती है, तो आपने एक डिवीजन को क्या किया था? स्पिन ऑफ, अपने यहां से बाहर निकाल दिया था। वो डिवीजन भी क्या ला सकता है? आईपीओ। सब्जेक्ट टू उस डिवीजन के भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रीस्टेट करके यहां दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, एडिशनल डिस्क्लोजर फॉर ऑफर फॉर सेल। अगर आईपीओ के साथ में क्या चल रहा है? ऑफर फॉर सेल। आपके सेलिंग शेयर होल्डर भी कुछ शेयर बेच रहे हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है? ऑफर फॉर सेल केवल किनका हो सकता है? फुली पेड अप शेयर्स का। और सेलर ने रखने के पहले एटलीस्ट कितने साल रखा हो? बेचने के पहले इनको 1 साल रखा हो। लेकिन अगर इसके पास ये शेयर थे ही नहीं, इसके पास तो ओरिजिनली डिबेंचर्स थे, ये शेयर तो अभी 4 महीने पहले डिबेंचर का इक्विटी में कन्वर्ट होकर इसको मिले, तो क्या कन्वर्जन के पहले वाला पीरियड 1 साल की काउंटिंग में काउंट होगा? हाँ होगा।
एक साल की होल्डिंग है उसकी मिनिमम, एक साल में कन्वर्जन के पहले वाला टाइम पीरियड भी काउंट होगा, राइट। नेक्स्ट, ये ऊपर वाली कंडीशंस किस पर एप्लीकेबल नहीं है? जब ऑफर फॉर सेल कौन ला रहा हो? गवर्नमेंट, कंपनी को, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या कॉर्पोरेशन। इनको अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करना है, इनको अपनी शेयर होल्डिंग बेच के निकलना है। नेक्स्ट, अगर तब तो वो शेयर होल्डर था ही नहीं। कब नहीं था अर्पित? हाँ, शेयर होल्डर तो नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी तो उसके पास एक साल से ज्यादा थी, पैसा तो उसका लगा हुआ ही था, बस शेयर नहीं था। डिबेंचर तो था, वो डिबेंचर ही तो कन्वर्ट होकर शेयर बना है, तो कन्वर्जन के पहले वाला पीरियड काउंट होगा। दूसरा, अगर वो कंपनी जो कंपनी आईपीओ ला रही है और जिस कंपनी में ऑफर फॉर सेल आ रहा है, वो कंपनी एक्चुअली मर्जर के थ्रू बनी थी, और मर्जर के बाद तो अभी एक साल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इनके पास होल्डिंग एक साल की नहीं हुई है। लेकिन मर्जर के पहले अगर एक साल कंप्लीट हो चुका था और वो वहां पर होल्डिंग करते थे, तो यहां एक साल में काउंट होगा। मतलब सीधी सी बात बताऊं, सिंपल क्या है, कन्वर्जन के पहले वाला पीरियड एक साल में काउंट होगा, और अगर ये कंपनी मर्जर के थ्रू बनी थी तो मर्जर के पहले वाला होल्डिंग पीरियड भी एक साल की काउंटिंग में काउंट होगा, राइट। नेक्स्ट, अगर इक्विटी शेयर किस तरह से मिले थे इसको? बोनस के तरीके से। अभी 2023 में इसको लाना है ऑफर फॉर सेल, आईपीओ के साथ ऑफर फॉर सेल लाना है 23 में, इसको अभी बोनस 3 महीने पहले मिले। इनको ऑफर फॉर सेल में ले जा सकते हो क्या? बोले हाँ ले जा सकता हूं, सब्जेक्ट टू बोनस जिस रेस्पेक्ट में मिला है, जिन शेयर्स के बदले में बोनस मिला है, वो शेयर उसके पास एक साल से ज्यादा थे। बोनस ऑन सिक्योरिटी हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। जिन शेयर के बदले में बोनस मिला है, वो शेयर उसके पास एक साल से ज्यादा के थे। तो बोनस भी, इन चीजों का भी ऑफर्स फॉर सेल आ सकता है, सब्जेक्ट टू बोनस कहां हुआ हो? आउट ऑफ फ्री रिजर्व। रिवेल्युएशन रिजर्व से दिया हुआ बोनस नहीं होना चाहिए, इतनी तो अकाउंट में आप समझते हो चीजें। ऑफर फॉर सेल की एडिशनल कंडीशंस मैं इत्मीनान से पढ़ा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, मुझे नहीं खत्म करना, मुझे आज ये चैप्टर, आज केवल हम आईसीडीआर में आईपीओ और एफपीओ ही खत्म करेंगे। जो बचे हुए सारे टॉपिक्स हैं, राइट, प्रेफरेंशियल, वो कल खत्म करेंगे, अभी आज केवल ये खत्म करूंगा, मुझे भगाने नहीं, आप क्यों भाग रहे हो? नेक्स्ट, रेगुलेशन 8। तो 5, 6, 7 सिंपल है। नाउ आगे आते हैं। ऑफर फॉर सेल, शेयर्स ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक। अब ये लिमिट है ना, कौन कौन कितने कितने शेयर्स ऑफर फॉर सेल में बेच सकता है? वो व्यक्ति जिसके पास कितने शेयर हैं, इश्यू के आने के पहले की जो शेयर होल्डिंग है उसका 20% से ज्यादा जिनके पास है, वो अपने 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं बेच सकते। कौन कौन ऑफर फॉर सेल में कितने कितने शेयर्स बेच सकता है? जिन लोगों के पास ऑफर आने के पहले 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग थी, वो अपनी शेयर होल्डिंग का 50% ऑफर फॉर सेल में बेच सकते हैं। मेरे पास 1 करोड़ शेयर है, कंपनी का आईपीओ आया उसके पहले, 1 करोड़ कंपनी के शेयर है, आईपीओ आया उसके पहले, मेरे पास इस 1 करोड़ में से 25 लाख शेयर हैं। मैं 25 लाख में से कितने शेयर ऑफर फॉर सेल में बेच सकता हूं? 50%। दूसरा, वो लोग जिनकी शेयर होल्डिंग कितनी है, 20% से कम, वो प्री इश्यू शेयर होल्डिंग का मैक्सिमम 10% शेयर्स बेच सकते हैं। जिनकी शेयर होल्डिंग 20% से कम है, वो अपनी का 50 नहीं बेचेंगे, प्री इश्यू शेयर होल्डिंग का 10 तक बेच सकते हैं। इसका मतलब यह है, ये तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, ऐसे 1000 लोग होंगे, इन सबके पास मिलाकर 20% से कम है, ये सब मिलाकर मैक्सिमम कितने लोग ऑफर फॉर सेल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? प्री इश्यू शेयर होल्डिंग का 10%। तीसरा,
For shareholders holding individually or with PSE more than 20% of pre-issue shareholding of the issuer based on fully diluted basis, provision of lock-in shall be applicable. ऐसे शेयर होल्डर जो होल्ड करते हैं 20% से ज्यादा शेयर होल्डिंग, इन पर प्रमोटर के जो लॉक इन पीरियड के प्रोविजन होते हैं ना, अरे क्योंकि प्रमोटर को भी तो आप यही बोलते हो कि तुम्हारी शेयर होल्डिंग 20% रहनी चाहिए, तो जिनके पास आईपीओ आने के बाद कितने ज्यादा शेयर हो जाएंगे 20 से ज्यादा, उन सब पर कौन से प्रोविजन लगेंगे, लॉक इन पीरियड के। नेक्स्ट, अब सीक्वेंस नहीं बदल रहा हूं मैं, तब तो हम पढ़ते थे तो एक एक टॉपिक अलग अलग समझते थे, तो सीक्वेंस पूरा हमने चेंज किया हुआ था, आज उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं मॉड्यूल में। क्या आईपीओ में आप शेयर्स के साथ वारंट इश्यू कर सकते हो? तो वारंट क्या होता है? वारंट इनेबल द इन्वेस्टर टू एक्सरसाइज सर्टेन राइट्स। वारंट के थ्रू आपको कुछ राइट एक्सरसाइज करने को मिलते हैं। आप वारंट भी इश्यू कर सकते हो आईपीओ के टाइम पर, शेयर के साथ में वारंट भी इश्यू कर दिया। वारंट में क्या होगा? वारंट कन्वर्ट होकर आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पर क्या मिलेगा? शेयर। क्या वो प्राइस पहले से डिटरमाइन होनी चाहिए? हाँ, नहीं तो उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला डिसाइड होना चाहिए। तो ये वारंट का टेन्योर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 18 महीने। मतलब क्या? 18 महीने में वारंट के बदले में इक्विटी एक्सरसाइज करने का ऑप्शन आना चाहिए। अगर वारंट होल्डर की एक्सरसाइज ना करे तो ऐसा वारंट के बदले में जो उसने क्या दिया है, कंसिडरेशन, वो क्या किया जा सकता है? फॉरफीट। वारंट के टाइम पर पैसे कितने लेते हैं? तो देखो एग्जांपल बताता हूं। आपने वारंट इशू किया था कि आज से 15 महीने बाद हम आपको 100 रुपए में एक शेयर इशू करेंगे। आपका लालच क्या है कि अगर 15 महीने बाद वो शेयर 100 से ज्यादा का हो जाए तो वारंट के थ्रू खरीदना आसान होगा, सस्ता पड़ेगा। तो वारंट देते टाइम आप 100 रुपए लोगे क्या? बोले नहीं, एक्सरसाइज करने वाले दिन लेना, लेकिन वारंट इशू करते वाले दिन आप कितने पैसे ले सकते हो? 25% पैसा आपको लेना पड़ेगा वारंट की प्राइस का। 25% कन्वर्जन प्राइस का 25% पैसा अभी लो। पर 25% किसका? बोले 100 रुपए का। बोले 100 रुपए डिसाइडेड नहीं हमारा अब तक, फॉर्मूला है बस प्राइस कैलकुलेट करने का। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट प्राइस हो सकती है उसका 25 ले लो। इससे भी बाद में तो ये पूरे पैसे से एडजस्ट हो ही जाएगा बचे हुए पैसे से। अभी 25% ले लो, अप फ्रंट ले लो, किसका? हाईएस्ट प्राइस। दैट्स इट। यस, लिखा है अगर प्राइस फॉर्मूला बेस्ड है तो 25% कंसिडरेशन कैप प्राइस पर करोगे। मैक्सिमम प्राइस जो उस वारंट की हो सकती। अरे आपने बोला था कि वारंट के बदले में आपको शेयर 100 से 120 तक में इशू करेंगे, तो प्राइस फिक्स नहीं है, फॉर्मूला फिक्स है। तो फिर 25% किसका लेना? अभी 120 का अप फ्रंट, 20% 25% जो है वो 120 का लेना है। नाउ क्या एफपीओ में तीनों रूल पढ़ने की जरूरत है? नॉन एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी और जनरल कंडीशन सब सेम। नॉन एलिजिबिलिटी सेम, एलिजिबिलिटी सेम। एलिजिबिलिटी क्या है एफपीओ में? प्रॉफिट रूट की कोई एलिजिबिलिटी है? नहीं है, केवल एक एलिजिबिलिटी है प्रॉफिट रूट की, 50% से ज्यादा रेवेन्यू नया नाम से आना चाहिए अगर आपने नेम चेंज किया। और अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यूआईपी रूट से ले आना, बुक बिल्डिंग मेथड 75% टू क्यूआई। जनरल कंडीशन सब सेम है। इश्यू ऑफ वारंट सेम। चलिए आते हैं अच्छे टॉपिक पर, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सबसे वजनदार टॉपिक, कितना चाहिए प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन? पोस्ट इश्यू कैपिटल का 20%। प्रमोटर, हम कह ही नहीं रहे प्रमोटर से कि तू आईपीओ में या आईपीओ में एफपीओ में शेयर खरीद, कह तो रहे हो। हम तो कह रहे हैं 20% तेरी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। हाँ, तो वो कैसे होगी? कैसे होगी 20% आपकी शेयर होल्डिंग? कैसे होगी? बोले या तो तेरे पास ऑलरेडी हो प्री इश्यू में ही, और नहीं तो इश्यू साइज में इतना खरीद ले कि पोस्ट इश्यू में तेरी 20 हो जाए। हमें पोस्ट इश्यू में 20% शेयर होल्डिंग प्रमोटर की चाहिए। कुछ बच्चों को डाउट आता है, अमाउंट वाइज देखते हैं, शेयर वाइज देखते हैं। अरे आपको क्या दिमाग लगाना, आप तो देख लो कि पोस्ट इश्यू शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे। उस नंबर ऑफ शेयर में 20% किसका होना चाहिए? प्रमोटर का। इस बस ये कंडीशन। पोस्ट इश्यू कैपिटल का 20%
प्रमोटर की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। पैसा लाए वो इतना, अब उसके बाद इतना पैसा अगर नहीं है तो 10% तक कौन खरीद सकता है, जल्दी बताओ। 10% तक एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनीज। पर मैक्सिमम कितना खरीद सकती है अभी? 10, बचा हुआ 10 तो अभी भी प्रमोटर को ही खरीदना। तो प्रमोटर को 20% शेयर खरीदने होते हैं क्या? नहीं, इतने खरीद लो कि तुम्हारी पोस्ट इश्यू शेयर कैपिटल में होल्डिंग 20% हो जाए। आईपीओ में कितना? 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। एफपीओ में कितना? एफपीओ में इनको दोनों बोल दिया, बोले इशू साइज का 20 या पोस्ट इशू का 20, क्योंकि इशू साइज में 20 होने पर भी हो जाएगा उसका काम, क्योंकि प्री इशू में ऑलरेडी उसका 20 होगा। पर अगर नहीं है तो हम तो कह रहे हैं हमको कितना चाहिए? पोस्ट इशू का 20%। ना, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के रूल कुछ चीजों पर एप्लीकेबल नहीं होते। वो कंपनी जिसमें आइडेंटिफाइबल प्रमोटर ही नहीं है, वो कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड है। कौन सी कंपनी? जिसके शेयर पिछले 3 साल से लिस्टेड है, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, 3 साल से लिस्टेड है, और आपने 90% इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस क्या कर रखी है? रिड्रेस, और 3 सालों से आप एलओडीआर को पूरी तरीके से कंप्लाई कर रहे हैं। नहीं समझ में आया सर? इन लोगों को प्रमोटर कंट्रीब्यूशन रखना ही नहीं है। पहला, जहां प्रमोटर ही नहीं है, आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। दूसरा, इस दूसरे में बहुत सारी कंडीशन है। वो कंपनी जो 3 साल से लिस्टेड है, 3 सालों से शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है, 90% इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिड्रेस कर चुकी है, और 3 सालों से एलओडीआर कंप्लाई कर रही है। ये चारों कंडीशन फुलफिल करने पर एक कंडीशन क्रिएट होती है कि चारों कंडीशन जो कंपनी फुलफिल कर रही है उस कंपनियों को आईपीओ के केस में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। नाउ इन केस ऑफ एफपीओ सेम रूल, या तो इशू साइज का 20 ले आ या पोस्ट इशू का 20 कर ले। हमें पता है वो क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट, जल्दी बताओ, राइट इशू भी पब्लिक इशू के साथ में आ सकता है क्या? हाँ, क्या बोलते हो उसे? कंपोजिट इशू। अगर इशू कंपोजिट है तो बताओ राइट इशू में भी 20% प्रमोटर को लाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो पोस्ट इशू की कैलकुलेशन करते टाइम राइट इशू वाला कंपोनेंट काउंट नहीं करेंगे। लिखा है 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल एक्सक्लूडिंग द राइट इशू। क्योंकि राइट इशू में प्रमोटर क्यों 20 लाएगा? जिन के पास शेयर होल्डिंग होगी वो राइट में पार्टिसिपेट करेंगे, प्रमोटर की भी है तो वो भी कर ले, पर अलग से क्यों लाएगा इसमें 20? तो आईपीओ के केस में, एफपीओ के केस में दोनों में सेम रूल है, ज्यादा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आईपीओ के केस में वो 10% दूसरों से मंगवा सकता है, इंश्योरेंस, बैंक, एफआईएस एक्सेट्रा। आगे आते हैं, लॉक इन रिक्वायरमेंट। क्या लॉक इन रिक्वायरमेंट है भैया? क्या लॉक इन रिक्वायरमेंट है? प्रमोटर ये शेयर बेच नहीं सकता है, लॉक इन रिक्वायरमेंट है। कब तक नहीं बेच सकता? अलॉट होने से 18 महीने में, अलॉट होने से 18 मंथ। कौन सा? 20% तक का हिस्सा तो 18 महीने तक नहीं बेच सकते। अगर 20 से ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है तो 20 से ऊपर वाले पर कितना टाइम अवेलेबल है? 6 महीना। 20 तक के लिए 18 महीने, 20 से ज्यादा वाले का लॉक इन पीरियड 6 महीने। अबाउट 20% पर कितना? 6 मंथ। ये दोनों पीरियड डबल हो जाएंगे, 18 महीने 3 साल, 6 महीना 1 साल। कब? कब? अगर मेजर इश्यू प्रोसीड कहां यूज करनी है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो बोले पूरे होने दो फिर वो खर्चे अभी। अगर मेजर प्रोसीडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज होनी है, 18 36 हो जाएगा, 6 1 12 महीने हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगर एसआर वाले इक्विटी शेयर्स हैं तो बताओ कब तक लॉक इन रहते हैं? ऊपर वाले रूल तक, या जब तक उनका इक्विटी में कन्वर्जन ना हो जाए, विच एवर इज लेटर। अगर उसको एसआर वाले शेयर उसके पास है, कब तक लॉक इन में रहेंगे? 18 महीने या 6 महीने या 3 साल और 1 साल। और वो जब एसआर वाले शेयर नॉर्मल इक्विटी में कन्वर्ट हो, विच एवर इज लेटर के पहले आप ये एसआर वाले शेयर्स तो नहीं बेच सकते। वो शेयर्स जो प्रमोटर के अलावा दूसरे लोगों के पास है, ये जो आप रूल पढ़ रहे हैं, ये रेगुलेशन 17, ये रूल एफपीओ पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये रूल बताओ बच्चों केवल कहां एप्लीकेबल होता है? इन केस ऑफ आईपीओ। जो प्री इश्यू शेयर होल्डर है, सबकी शेयर होल्डिंग 6 महीने के लॉक इन। प्री इश्यू शेयर होल्डर्स, एंटायर प्री इश्यू शेयर कैपिटल held by person other than promoter, क्योंकि प्रमोटर का लॉक इन तो हो गया, shall be locked in for a period of 6। प्री इश्यू शेयर कैपिटल 6 महीने के लॉक इन में रहती है। सर क्या बात कर रहे हो, पब्लिक की शेयर होल्डिंग लॉक इन में रहती है? 100% रहेगी, इसीलिए तो ये प्रोविजन एफपीओ के केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब 3 केसेस में ये 6 महीने का लॉक इन प्री इश्यू शेयर होल्डिंग पर जो 6 महीने का लॉक इन है वो एप्लीकेबल नहीं है इन 3 सिचुएशन में। पहला, वो इक्विटी शेयर्स जो एम्प्लॉइज को अपनी ईसॉप के थ्रू इशू किए थे, वो क्यों रखेंगे लॉक इन में? पॉइंट नंबर 2, वो शेयर्स जो किसके पास रखे हुए हैं? ट्रस्ट के पास। याद है, ईसॉप ट्रस्ट के पास, जिनके बदले में एम्प्लॉइज को शेयर्स अलॉट करने हैं, उनके पास भले ही 6 महीने से कम हो, वो शेयर्स बेचेंगे आईपीओ आने के बाद। उनका काम ही वही है। ईसॉप वाले शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो आपके पास ट्रस्ट के पास रखे हैं ईसॉप के लिए। और पॉइंट नंबर 3, इक्विटी शेयर जो किसने खरीद रखे हैं? आपके स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर। कौन? वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। इनके पास अगर रखे हुए हैं, और उनके पास रखे हुए कितने टाइम से ज्यादा हो गया? 6 महीने से ज्यादा। तो ऑलरेडी 6 महीना सबसे वो कर चुके हैं सफर। आईपीओ आने के बाद 6 महीने तक लॉक इन रखना है। लेकिन अगर इनके पास आईपीओ आने के पहले से ही शेयर थे, स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर्स है, तो इनके ऊपर 6 महीने का लॉक इन एप्लीकेबल नहीं होगा। सब्जेक्ट टू उन्होंने ऑलरेडी होल्ड कितने टाइम कर लिया है? आईपीओ के पहले 6 महीने का टाइम होल्ड कर लिया है। नाउ नेक्स्ट, आईपीओ लाने की अदर रिक्वायरमेंट क्या है? आई डोंट थिंक इसको पढ़ने की कोई जरूरत है। मेरे से वापस मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करने, दूसरे इंटरमीडिएट अपॉइंट करने, सीएस अपॉइंट करना है, कंप्लायंस ऑफिसर। ऑफर डॉक्यूमेंट में क्या डिस्क्लोजर, सब बकवास। काम की बात पर आते हैं, फास्ट ट्रैक एफपीओ। आई थिंक यही लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में बिल्कुल बढ़िया, आज का डिस्कशन फिर खत्म। फास्ट ट्रैक एफपीओ क्या पढ़ रहे हैं? क्या है इसका मतलब फास्ट ट्रैक एफपीओ? फास्ट ट्रैक ऑफर, फास्ट ट्रैक जहां आपको 30 दिन का सेबी का वेट नहीं करना, और वो जो 1% पैसा सिक्योरिटी डिपॉजिट का रखना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, वो भी नहीं करना। अगर आपकी कंपनी वेल एस्टेब्लिश्ड, वेल कंप्लायंस्ड है, तो एफपीओ लाते टाइम ये कर सकती है। आईपीओ के केस में तो ऐसा अपॉर्चुनिटी किसी के पास भी नहीं है, इसलिए देखते हैं फास्ट ट्रैक एफपीओ विदाउट सबमिटिंग द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी। डायरेक्टली ऑफर डॉक्यूमेंट सेबी को सबमिट करो, ड्राफ्ट सबमिट नहीं करना। कौन कर सकती है ऐसा? इतनी सारी कंडीशंस अगर एक कंपनी फुलफिल कर रही है तो आप ऐसा कर सकते हो। 30 दिन बचेंगे, 1% का सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा ब्लॉक होने से बचेगा। फिर कब बचेंगे? पहला, ये कंपनी एफपीओ ला रही है, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी क्या है? लिस्टेड। कितने साल से? 3 साल से लिस्टेड है। पॉइंट नंबर 2, प्रमोटर की पूरी शेयर होल्डिंग कौन से फॉर्म में है? डीमैट फॉर्म में है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी का मार्केट कैप कितना?
1,000 करोड़ रुपए। इन केस ऑफ अगर ये फास्ट ट्रैक ऑफर पब्लिक इशू का आ रहा है तो मिनिमम मार्केट कैप कितना होना चाहिए? 1,000 करोड़ रुपए। राइट इशू है तो नहीं पता सर। इट इज राइट इशू देन, अगर ये फास्ट ट्रैक राइट इशू आ रहा है, बहुत बढ़िया यार, अनय, मोहम्मद, अर्पित, अंशिका, वेरी गुड। तो ये अमाउंट कितना है? 250 करोड़। वेरी गुड। कुछ नालायक छोड़ छोड़ कर क्यों जा रहे हैं? अब तो पढ़ लो। 2 लोग छोड़ गए ना अभी। हाँ, लिस्टिंग है, कंपनी 3 साल से लिस्टेड है, आईपीओ ला चुकी थी, लिस्ट हो गई थी, अब एफपीओ ला रही है। डीमैट फॉर्म में है एंटायर प्रमोटर शेयर होल्डिंग, और कंपनी बड़ी है, मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपए, राइट इशू ला रही है तो एटलीस्ट 250 करोड़ का मार्केट कैप। ट्रेडिंग टर्नओवर बहुत सिंपल सी तरीके से मैंने याद करने को बोला था। एक कैलकुलेशन जो होगी वो होगी पिछले 6 महीने की, पर करके कैसे देखना है? एनुअलाइज्ड। पिछले 6 महीने में एवरेज 2% की क्या हो? ट्रेडिंग हुई हो। कंपनी के जितने शेयर लिस्टेड हैं उनका एटलीस्ट 2% शेयर्स की डेली बेसिस पर ट्रेडिंग होती हो, ऐसा एवरेज ट्रेडिंग है पिछले 6 महीने में। दूसरा, पर अगर कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग ही 15% से कम है, जबकि 25 से कम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ बड़ी की किसी टाइम तक हो सकती है। बड़ी कंपनियों की 25 से कम भी रहती, 3 साल में बढ़ाकर 25 करना था, सब पढ़ा है आपने। अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग 15% या उससे कम है तो ये 2% किसका करना है? बहुत बढ़िया, बस यही चीजें तो हाईलाइट करके रखनी है, एग्जाम में थोड़ी पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। कंपनी की शेयर्स की एक्चुअल में ट्रेडिंग होती हो, मिनिमम 2% शेयर की डेली ट्रेडिंग होती हो, और अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पब्लिक का 10-15 से कम है तो भैया 2% फ्री फ्लोट का करना। इस 2% ट्रेडिंग में एटलीस्ट 10% क्या हुए हो? डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन। जल्दी बताओ, अब तो समझ में आता है डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन मतलब इंट्राडे, डेरिवेटिव एक्सेट्रा को काउंट नहीं करेगा। 10% टर्नओवर का क्या हुआ हो? डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। नेक्स्ट, कंपनी पिछले 3 सालों से सेबी एलओडीआर का कंप्लायंस कर रही है, और कुछ नहीं है ज्यादा। कंपनी पिछले 3 सालों से एलओडीआर का कंप्लायंस कर रही है। 90% था अभी प्रमोटर के एग्जाम्शन में, यहां है यही प्रॉब्लम है बस एसएल में। 95% इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आर एड्रेस्ड। पढ़ क्या रहे हम? फास्ट ट्रैक एफपीओ लाने की एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। वो कंपनी जिसको लिस्ट में 3 साल हो गया, प्रमोटर की पूरी एंटायर शेयर होल्डिंग डीमैट फॉर्म में होनी चाहिए, कंपनी का मार्केट कैप 1,000 करोड़ रुपए इन केस ऑफ आईपीओ, 250 करोड़ रुपए इन केस ऑफ राइट इशू होना चाहिए। प्रमोटर्स नेक्स्ट कंडीशन क्या? नेक्स्ट कंडीशन की ट्रेडिंग टर्नओवर मिनिमम 2% का होना चाहिए, और डिलीवरी बेस्ड टर्नओवर जितनी ट्रेडिंग हुई उसका एटलीस्ट 10% डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो। कोई कंपनी के खिलाफ शो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ है। हाँ, अर्पित कह रहा है फ्री फ्लोट का मतलब क्या होता है? वो शेयर्स जिनमें रेगुलरली ट्रेडिंग की जा सकती है, प्रमोटर एटसेट्रा जिनमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते उन्हें फ्री फ्लोट कहते हैं। प्रमोटर एटसेट्रा के फ्लोट को रेस्ट्रिक्टेड फ्लोट कहते हैं। कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं हो कंपनी इसके प्रमोटर एटसेट्रा के अगेंस्ट में। नेक्स्ट, नो अलेज्ड वोलेशन, कंपनी के खिलाफ कोई अपराध का आरोप भी नहीं लगा हो। इश्यूअर, उसके प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप, डायरेक्टर ने कोई अलेज्ड वोलेशन को सेटल नहीं किया हो थ्रू द सेटलमेंट मैकेनिज्म। कोई शो कॉज नोटिस पेंडिंग नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है। डिसिप्लिनरी मेजर, कंपनी के शेयर को पिछले 6 महीने में कभी भी शेयर्स ट्रेडिंग से सस्पेंड नहीं किया। कंपनी का शेयर 3 साल से लिस्टेड है, पिछले 6 महीने में कभी भी उसे सस्पेंड नहीं किया हो कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने से कंपनी के शेयर्स को। ऑडिट क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट आप जानते हो, इवेंट होगा, सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, ऑडिटर आता है, ऑडिट करता है, गलतियां बताकर जाता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी वजह से क्या होते हैं? अफेक्ट। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट टोटल परचेज या सेल के 5% ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल ऑडिट क्वालिफिकेशन का इंपैक्ट, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने
उनमें जो ऑडिटर ने क्या बताई है गलती, उस ऑडिटर की क्वालिफिकेशन मतलब क्या, ऑडिटर ने जो गलती बताई है उसका इंपैक्ट कंपनी के प्रॉफिट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप ऑफर डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर रहे हैं। लेकिन ये 5% को याद करो, हमने बाद में क्या करा था, लैंग्वेज चेंज है, याद करो कुछ, क्या चेंज है लैंग्वेज, पढ़िए। हमको 5% से कोई मतलब ही नहीं है, तो वो खत्म हो गई आज की डेट में। अगर ऑडिटर ने ऑडिट क्वालिफिकेशन दिया है मतलब उसने क्या बताई है गलती, तो तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना। उसने जो गलती बताई उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके दो, फाइन नकटे मत बनो कि हाँ तुमने गलती बता दी हमने एक्सेप्ट कर ली, उसको एडजस्ट करो। आपके ऑडिट में अगर ऑडिट क्वालिफिकेशन बताई गई है तो उसका इंपैक्ट को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर दिखाना पड़ेगा। दैट्स इट। फास्ट ट्रैक ऑफर लाने की कंडीशन है, ये है कंडीशंस जो कंप्लीट करोगे तो फास्ट ट्रैक रूट से ऑफर ला सकते हो। फास्ट ट्रैक रूट के एलिजिबल हो गए तो मतलब क्या, 30 दिन का वेट नहीं करना ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद। और दूसरा बताओ, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी डिपॉजिट नहीं करेंगे। तो ये इस चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो गया। अभी बहुत सारी चीजें बाकी है लेकिन वो सब मिला के आधा ही है इसका, इसके बराबर ही होगा। तो इस चैप्टर का आधा पार्ट कंप्लीट हो गया, आधा पार्ट कल कंप्लीट करेंगे। डोंट मिस द क्लासेस, सुनोगे भी तो भी आपका बहुत सारी चीजें ब्रशअप होंगी, समझ में आएंगी चीजें। चलिए, तो ये जैसे हमने आज पढ़ा, इट इज ओके फॉर यू? विनय सर की 2:15 से, कोई बात नहीं मेरी भी है क्लास, तो ये इज अप्रोप्रिएट। चलिए कोई ना, यही खत्म करते हैं, बचे हुए पार्ट को कल से स्टार्ट करेंगे।